99% मीडिया के लोग 2-4 चैनलों को छोड़ के तमाम किसानों को बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी थाली भी चेक की जा रही है, क्या खा रहे हैं। हमारे कपड़े भी चेक किए जा रहे हैं कि कपड़े किस तरह के पहन रखे हैं। हमारे घरों की भी जो हमने झोपड़ी डाल रखी है, झोपड़ियों को भी ये कह रहे हैं कि वहाँ एयर कंडीशन झोपड़ी लगी हुई है। तो हमारे खाने पे भी पहरा है, कपड़े पे भी पहरा है। जिस तरह का इस आंदोलन को लेकर मीडिया जो प्रारूप बना रही है और इस आंदोलन को लगातार बदनाम करने की जो साजिश की जा रही है, इस कॉन्स्पिरेसी को क्या कहेंगे आप, जो सरकार और किसानों के बीच चल रही है? जिस दिन से हमारा आंदोलन शुरू हुआ है, इस गाजीपुर बॉर्डर पर भारतीय किसानों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में 28 नवंबर को हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जिस दिन से शुरुआत हुई है उसी दिन से 99% मीडिया के लोग 2-4 चैनलों को छोड़ के तमाम किसानों को बर्बाद करने का, बदनाम करने का काम कर रहे हैं। हमारी थाली भी चेक की जा रही है, क्या खा रहे हैं। हमारे कपड़े भी चेक किए जा रहे हैं कि कपड़े किस तरह के पहन रखे हैं। हमारे घरों की भी जो हमने झोपड़ी डाल रखी है, झोपड़ियों को भी ये कह रहे हैं कि वहाँ एयर कंडीशन झोपड़ी लगी हुई है। तो हमारे खाने पे भी पहरा है, कपड़े पे भी पहरा है। तमाम लोगों ने ये नियत बना ली है, जितने भी ये मीडिया के लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिनकी मानसिकता जो है फासिस्टवादी मानसिकता है। और किसान ना खा सकता है, ना पहन सकता है, जीवन भर वो दूसरों को खाने के लिए देता रहो, दूसरे के लिए ही कपड़ा तैयार करता रहो। सब चीज़ दूध, घी और अनाज हम ही पैदा कर रहे हैं, हम ही उसे खाने के हकदार नहीं हैं। अगर हम मिट्टी में मिल के रहें, कपड़े जो है पहने ना, आधे कपड़े पहने, तो इन्हें दिखाई देता कि ये किसान है। अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख के किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके रात दिन, मुझे 60 साल खेती करते हुए हो गए, मैंने मिट्टी में मिलकर अगर बच्चों को पढ़ा लिखा के कहीं काबिल बना दिया और वो मुझे खर्चे के लिए अब जब काम नहीं रहा, पैसा दे रहा, तो उसे ये विदेशी फंडिंग बता रहे हैं। अब इन पर फंड कहाँ से आ रहा है? क्या 60-73 साल इस देश की आज़ादी को हो चुके। तो जो लोग गाँव में पैदा हुए हैं, गाँव में जिन्होंने जन्म लिया, किसान के घर में जन्म लिया है, तो क्या उनके बच्चे पढ़ लिख के बाहर भी नहीं जा सकते, बिजनेस व्यापार नहीं कर सकते? तो फंड अगर वे अपने माँ बापों को, अपने दादा दादियों को कर्ज उतारने के लिए वो नौकरी करके और उनके पास अगर खर्चा भेज रहे हैं, तो ये कोई गुनाह थोड़ा ही हो गया। ये वहाँ भी हमें बदनाम कर रहे हैं। अगर इनकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, तो ये हमसे क्या चाहते हैं पॉलिटिकल आदमी? सवाल ये भी उठाए जा रहे हैं कि लगातार नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, उनको गाली दिलवाई जा रही हैं, उनको बदनाम किया जा रहा है। वहाँ पर जो लोग बैठे हैं वो किसान नहीं हैं, वो आतंकवादी हैं। ये तमाम तरह की चीज़ें जो हैं, और इंटरनेशनल जो पर्सनैलिटी हैं उनके साथ भी ये उनको भी रीट्वीट कर क्योंकि जो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी कुछ उन्होंने सपोर्ट किया था इस आंदोलन को, उनको भी ये चीज़ कही नहीं, 73 साल में जो दर्द किसान ने झेला है, ये एक ही पार्टी का अत्याचार नहीं है। 73 साल की आज़ादी के बाद किसानों के साथ जो अत्याचार और अन्याय हुआ है, जो 70% किसान खेती छोड़ चुका है। देश की आज़ादी के बाद गर्व से लोग कहते थे कि मैं खेती करता हूँ, शान से बोलते थे। आज हम खेती करने में तौहीन महसूस कर रहे हैं। अगर कोई 50 बीघे का, 100 बीघे तक का, हालांकि सीलिंग के बाद में उत्तर प्रदेश में तो 60 बीघे से ज़्यादा ज़मीन ही नहीं रही थी। 1960 में सीलिंग हुई है, उसके बाद में जनरेशन में बंटवारा हुआ, तीसरी जनरेशन में बंटवारा हुआ, तो 10-15 बीघे से ज़्यादा का कोई किसान ही नहीं है। तो अगर मान लिया जब सीलिंग छोटा किसान है, तो छोटा किसान जो है वो आतंकवादी कैसा हो सकता है? वो तो अपना मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे और खा रहे हैं। और उसके बच्चों ने अगर उन्हें फंड दे दिया और रहा इतनी बड़ी भीड़ में, तो कोई जुल्म तो कर नहीं दिया। इतनी बड़ी भीड़ में अगर गुस्से में, तनाव में, हताशा में अगर वे मोदी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं या किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, तो ये कोई इतनी भीड़ में तो उनका गुस्सा है, उनका तनाव है, वो जुल्म है जो किसानों पे पिछले 73 साल में हुआ है। ये कोई अन्याय नहीं है। और इतनी बड़ी भीड़ में कोई ना कोई उनके साजिश करने वाले लोग भी तो आ सकते हैं। दिल्ली में जिस दिन झंडा फहराया गया किसी दूसरे धर्म का, तो उसकी सुरक्षा की, दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की थी। जो देश चला रहा है उसकी जिम्मेदारी थी। वे लोग पार्लियामेंट में भी घुस सकते थे, राष्ट्रपति भवन में भी जा सकते थे। ऐसी धरने में भी साजिश के तहत 28 तारीख में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने गुंडे बदमाश भेज के बदनाम करने का प्रयास किया है। तो इस तरह के लोग भी हो सकते हैं। किसान तो अहिंसक है, अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन चला रहे हैं लगातार 72-73 दिन से। कहीं भी किसी बच्चे के साथ, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई हो, बहू बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई हो, कहीं तोड़ फोड़ मचाई गई हो, कहीं रास्ते रोक के गए हो बिना आदेश के, तो ऐसा कैसा हो सकता है कि अहिंसक आंदोलन नहीं है? अच्छा, ये जो
मीडिया जिस तरह से महीन तरीके से छानबीन कर रहा है, किसानों की छानबीन हो रही है। आज राकेश टिकैत जी ने मंच से भी कहा कि कुछ लोगों को डराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं और स्थानीय थानों में, स्थानीय थाने से, तो वो क्या है, मतलब किस तरह की किसानों के लिए क्या करना चाह रही है सरकार? नहीं, ये नोटिसों से, इन गोलियों से, इन जेल से वो लोग डरेंगे जिन लोगों के पास खोने के लिए कुछ हो। किसान के पास खोने के लिए नहीं है कुछ भी। किसान कर्जदार है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। किसान के यहाँ दादा के मरने के बाद में बेटों में कर्ज बंटता है, बेटों के बाद में पोतों में कर्ज बंटता है। तो इससे तो हमें डर लग नहीं रहा। हमें तो यहाँ भी खाने को नहीं मिल रहा, वहाँ भी खाने को नहीं मिल रहा, तो मत मिलो। भूखे मरने से बेहतर तो जेलों में जाकर मर जा। किसान की स्थिति बहुत ख़राब है। अगर इन्हें मालूम हो किसी को भी, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, ये सेना की, राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं। सेना में भी हमारे ही बच्चे हैं, पुलिस में भी हमारे बच्चे हैं, सीआरपीएफ में हमारे बच्चे हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भी हमारे बच्चे हैं। अच्छा, तो कुछ 2 दिन से मीडिया ये बात चला रही है कि सरकार ने बजट पेश किया है, किसानों के लिए क्या क्या है, उस पर किसान बात करने को तैयार नहीं है। ये क्या लाए हैं? नहीं, किसानों के लिए जो इन्होंने पैसा दिया है वो हमें कर्ज बांटने के लिए पैसा दिया है। हमें कर्ज मिलेगा बैंकों से, सीधा हमें कोई लाभ नहीं मिला है। और ये जो बजट में इन्होंने है एमएसपी के लिए, जिस पर हम लड़ाई चल रही है हमारी एमएसपी का हमारा जो खरीदारी होती है वो हमारी फूड कॉरपोरेशन इंडिया के एफसीआई के माध्यम से होती है। एफसीआई की इन्होंने सब्सिडी इतनी कम कर दी है और एफसीआई कर्जदार हो रही है। जितनी पैसे की एफसीआई को ज़रूरत है उसका चौथाई पैसा भी सब्सिडी के तौर पर सरकार नहीं दे रही है। उसके अलावा और मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, ये बजट में है निर्मला सीतारमण जी के में। और फिर इन्हें जो छोटी बचत योजनाएं थी तो एफसीआई उससे कर्ज लेती थी और वो कर्ज पे भी पाबंदी लगा दी गई है, वहाँ से भी उसे कर्ज नहीं मिलेगा। तो एमएसपी तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी। जब एफसीआई हमारी फसल खरीदने के काबिल ही नहीं रहेगी, वो इतनी कर्जदार हो चुकी है कि वो खरीदने की स्थिति में नहीं रहेगी, तो धीरे धीरे एमएसपी तो ख़त्म हो चुकी। ये तो इसी बजट में परसों 4 दिन पहले के में है, तो हमें कहाँ दे दिया इन्होंने कुछ। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, इन्होंने उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। अब वो जो सबसे प्रॉफिटेबल जो डिपार्टमेंट था LIC, उसमें भी 74% वो कर सकता है एफडीआई। तो अब क्या लगता है कि इससे, ये कह रहे हैं कि इससे जो है सुधार आएगा, भारत में जो है वो संसाधन और मजबूत होंगे। नहीं, किसानों को क्या दे दिया इन्होंने? किसानों का तो जो बीमा इन्होंने किया है, जिसे फसल बीमा योजना बता रहे हैं, उसमें तो किसानों को कुछ मिला ही नहीं है। वो तो पूरे ब्लॉक लेवल पे है। हमारे यहाँ गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, गन्ना तो उसमें ही नहीं रहा। ये जो फसल बीमा योजना, मैंने अगर 80,000 रुपया लोन लिया, 10 बीघे का जो किसान है, 16,000 रुपये कच्चे बीघे का, खाद का, बीज का, दवाई का, जुताई का, बंधाई का, गिराई का, चुलाई का, लगभग 16,000 रुपये कच्चे बीघे पर खर्चा आता है। 10 बीघे के किसान का 1,60,000 रुपये हुआ। 2 साल पहले जो मैंने लागत लगे वो पिछले साल गन्ना मिला डला मिल में, वो पैसा जो पिछले साल हमने गन्ना डाला वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और जो पिछले साल बोया वो कब पूरा होगा और कब गिरेगा, तो 3,20,000 का कर्ज 10 बीघे का किसान ले चुका है। तो हमें तो कर्ज में लाते जा रहे हैं, हमें समय पर भुगतान नहीं दे रहे। फसलों का भुगतान अगर हमें मिल जाए तभी तो अगली फसल बोएंगे। 10 बीघे के किसान को 10 रुपये उधार नहीं देने का। अच्छा, आप जो पूरी मीडिया है, खासकर इसे गोदी मीडिया कहा जाता है, इसके रोल को कैसे देखते हैं इस पूरे आंदोलन में? नहीं, उसे जब मोदियों के अलावा ना कुछ दिख ही नहीं रहा। उनकी आंखों पे हरे चश्मे लगे हुए हैं। एक बार एक बैल पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूर्वी उत्तर प्रदेश में खरीद के ले गया कोई, वहाँ उसने 3 दिन तक चारा नहीं खाया, वो भूखा मरने लगा। वो किसान जो लेकर गया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, वो आया उस किसान के पास में, बैल चारा नहीं खा रहा है। उसने कहा इसकी आंखों के ऊपर हरे चश्मे लगा दो, सूखी घास भी इसे जो है हरी दिखाई देगी। तो इनकी आंखों पे जो गोदी मीडिया है उन पर मोदी का हरा चश्मा लगा हुआ है, तो उन्हें सब ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। और उस बैल ने जो था वो तो मजबूत हो गया, फिर उस आदत पड़ गई उसे सूखे चारे को खाने की, तब वो बच पाया। तो ऐसे इनके आंखों पे हरे चश्मे लगे हुए हैं। मोदी का जो है इनके ऊपर असर इतना हुआ है, ये फासिस्टवादी लोग हैं, इनका प्रचार तंत्र इतना मजबूत है। एक छोटी सी घटना को पूरी दुनिया में ये व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से, सारे चैनल इनके हैं, सारे अखबार इनके हैं, उसके माध्यम से ये 24 घंटे के अंदर अंदर पूरी दुनिया में प्रचार कर देंगे। अच्छा, अब आपको इस चीज़ समझ में आ रही है कि जिस तरह से NRC पर जब कुछ लोग
प्रोटेस्ट करते हैं उनको आतंकवादी बताया जाता है, उनको तमाम आतंकवादी संगठनों से जोड़ दिया जाता है। आज किसान यहाँ मजबूर होकर बैठा है, वो भी आंदोलन कर रहा है, तो किसानों को भी आतंक, तो ये इसके पीछे की जो क्रोनोलॉजी है वो आप समझ रहे हैं अब किस तरह की चीज़ें होती थी। ये हर आंदोलन को ख़त्म करना चाहते हैं। इन्होंने 20 करोड़, लगभग 20 करोड़ मुसलमान इस देश में है, 115 करोड़ में हमारे सिख भाई हैं, ईसाई हैं और हिंदू हैं। 20 करोड़ लोगों का इन्होंने भय बटा के 115 करोड़ के दिमाग में ये बात बैठाई है कि ये हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे मुसलमान। 20 करोड़ आदमी कैसे 115 करोड़ आदमी को खा सकते हैं? जिन्होंने धर्म के आधार पर दहशत पैदा करके लोगों के दिमाग में भ्रम पैदा करके इन्होंने सत्ता में आए हैं। अब ये जातियों में बांटने लगे। धरने पे आंदोलन करने के लिए इनके तो बहुत एमएलए एमपी हैं। यहाँ नंदकिशोर गुज्जर को क्यों भेजा गया? जिससे गुज्जर और यहाँ के जो जाट और सिख है या दूसरे धर्म जातियों के लोग हैं, इनके आपस में झगड़े हों। यहाँ तो सुनील शर्मा भी आया था, उसका तो प्रचार इन्होंने नहीं किया। ये जानबूझ के साजिश के तहत में जातियों में बांटना चाहते हैं। कल को ये हमें गोत्रों में बांटेंगे। अच्छा, इस तरह का प्रोपेगेंडा चल भी रहा है। जो नंदकिशोर गुर्जर हैं वो भी अपने स्थानीय मतलब इस जो क्षेत्र है वहाँ पर जा के गाँव में मीटिंग कर रहे हैं और इस आंदोलन के खिलाफ और राकेश टिकैत के खिलाफ, खासकर उनके खिलाफ उनके विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी हो रही है, समर्थन की बात की जा रही है कि गुर्जर समाज एक है। तो ये मतलब चल नहीं, उन्होंने समर्थन भी किया है। जावली में भी मीटिंग हुई है, दूसरे गुजरों में भी मीटिंग चल रही है। हमारे यहाँ के भी दोसा है, पलोत्ता है, कई गांव है, मुरादाबाद है, सारों ने हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमारा पूरा समर्थन धरने के साथ, हम किसान हैं, किसी जाति के चक्कर में नहीं आएंगे। उसे तो इन्होंने जो है चक्रव्यूह में फांस लिया नंदकिशोर गुज्जर को। उसका खुद बयान आ चुका है, अब मैं किसानों के विरोध में नहीं हूँ। वो खुद बयान दे चुके हैं कि मैं 3-4 किलोमीटर दूर था, मैं नज़दीक था ही नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी के गुंडे और बदमाश गए हैं। तो ये तो इनकी साजिश है। और ये जब भी कोई आंदोलन करेगा, जब भी इनके खिलाफ बोलेगा, ये पहली सरकार ऐसी आई है। और जो सरकार अपने खिलाफ बोलने वालों को आतंकवादी कहेगी, पाकिस्तानी कहेगी, खालिस्तानी कहेगी। और विदेशों से जो समर्थन में किसानों के उन्हें दर्द महसूस हुआ होगा, इसलिए वे किसानों के फेवर में बयान दे रहे हैं। उसमें भी इन्होंने कह दिया कि देश की बदनामी हो रही है। और जब ये ट्रंप का चुनाव लड़ाने के लिए मोदी जी गए अमेरिका में, जब देश की बदनामी नहीं हुई, जब ये किसी भी देश का कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आ रहा उसकी भगभग का कोड़ी भर रहे थे मोदी जी, तब देश की बदनामी नहीं हो रही थी। आज देश की बदनामी हो रही है। किसानों का दर्द अगर कोई बयान कर रहा है, किसानों के दर्द को अगर कोई बोल रहा है, तो आज ये न दिखाई दे रहा हमारी तौहीन हो रही है। अच्छा, अब जब चुनाव होगा 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, जब भाजपा कैंडिडेट वोट मांगने आपके बीच में आएंगे, तो वो क्योंकि भाजपा जो है वो राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटती है, तो अब इसको कैसे देखेंगे आप, कैसे मैनेज करेंगे इस सब चीज़ों? नहीं, राष्ट्रभक्त तो ये है ही नहीं। वो मैं पहले भी आ चुका हूँ, राष्ट्रभक्त तो ये है ही नहीं। ये तो बंटवारा करके सत्ता में आए। 91 में जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने थे, तब भी अडवाणी जी जो रथ लेकर चल दिए थे। और जो लोग उस टाइम पर मुकदमे कायम हुए हैं, जिन्होंने जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस किया है, उन्हें नोटिस नहीं दिए जा रहे। किसानों को नोटिस दिए जा रहे हैं। अगर किसान आंदोलन और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो किसानों पर नोटिस आ रहे हैं। और वहाँ जो हजारों लोग पहुँचे, और वो जब भी इनका नाटक देखिए आप, जब अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ है, ये शहरों से जो साजिश करने वाले RSS के लोग हैं, इन्होंने 100 मीटर के झंडे बनवाए। और 100 मीटर के झंडे जब ये लेकर चले, पुलिस ने शहर के शहर में गिरफ्तार कर लिए। और ये जेलों में जाके हलवा पूरी खाते रहे। आम आदमी, गरीब आदमी, जो किसान का कम पढ़ा लिखा इंसान था, वो अयोध्या में पहुंच गया। लाठी और गोली उन्होंने खाई है। तो ये साजिश करते हैं। इन्होंने 5 रुपए की, 2 रुपए की ईंट राम लिख के वह रामशिला बता दी। 1.5 रुपए की खड़ाऊँ इन्होंने राम खड़ाऊँ बता के 100 रुपये में बेच दी। इन्होंने वहाँ भी व्यापार किया है। ये हर जगह व्यापार कर रही है। तो अब जो शिक्षा का मतलब स्तर गिरता जा रहा है लगातार, आप उसे कैसे देखते हैं? क्या यही वजह है कि शिक्षा के स्तर को गिराया जाए, लोगों को समझ में ना जो चीज़ें हैं वो ना आ पाए? नहीं, ये भ्रमित करने में बहुत तेज है। ये लोग भ्रमित करने में बहुत तेज है। मेरे ख्याल में हमारे यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं, अगर किसी की माँ जिंदा हो, हमने तो पूछा था जब हमारी माँ जिंदा थी, हमें ये बताओ हमारा जन्म कहाँ हुआ है। हमारी माँ ये नहीं बताई है कि पुराना मकान था, जो दादीलाई मकान था, उसमें 3 परिवार रह रहे थे, बहुत पीछे एक कमरा था, उस कमरे में तुम्हारा जन्म हुआ। इन्होंने एक्यूरेट उंगली टेक दिया, राम का जन्म यहाँ हुआ। जो हजारों साल पहले घटना हुई है, ये एक्यूरेट बता दिया। और ये राम का जो है गर्भगृह है। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले ये थे क्या वहाँ? जितने लोगों ने ये रथ चलाए हैं, जो मोदी है, अडवाणी है, कोई भी है, और जो यहाँ बैठे हुए जितने भी राजनीतिक लोग हैं, मोदी बता दो
और कोई से बता दो, कृषि मंत्री बता दो, अगर ये बता दें कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, ये ऐसे भ्रमित करते हैं लोगों को। लेकिन ये जीत तो गए ना। नहीं, जीत गए तो भ्रमित करके जीत गए ना, ये तो भ्रमित करके जीत गए। ये देश की जनता गैल भूलती है। 77 में इंदिरा गांधी को हराया लोगों ने, थम्पिंग मेजोरिटी से जनता पार्टी की सरकार बनाई, और उसी सरकार को ध्वस्त करके 80 में जो है वे भूल गए कितना अत्याचार इमरजेंसी में हुआ है, कितने लोगों पर अन्याय हुआ है, कितने लोग जेलों में गए हैं, कितने लोगों की डिग्रियां फटी है। मैं भी उनमें शरीक रहा हूँ। 3 साल में 2 साल मेरी डिग्री जब्त रही है, 2 साल जिला बदल रहा हूँ मैं। तो लोग 2 साल में भूल गए, और 1980 में फिर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये देश इस तरह का, ये गैर भूलता है। तो सर, जो मनोदशा है भारत की, मतलब व्यक्ति की मनोदशा कैसी हो चली है? नहीं, ये इन्हें लगातार रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि इस आंदोलन के धरने प्रदर्शन के बाद में अपने अपने घर जाकर सो जाएं। ये राकेश टिकैत जी को, राष्ट्रीय नेतृत्व को, जो हमारे 40 नेता हैं, मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से आप बयान ले रहे हो, ये मेरी अपील है कि उनके पास तक ये खबर पहुंचाई जाए कि इस मसाल को शांत न पड़ने दें। इनके कार्यकर्ता रोजाना 24 घंटे अपनी मसान को लेकर चल रहे हैं। ये किसान जो यहाँ आया है, ये किसान शांति से अपने घर ना बैठ जावे, इन्हें को भ्रमित ना कर दे। इस मसाल को बराबर जब तक चुनाव ना हो, जब तक इस मसाल को चलाए रखना है। अच्छा, ये जिस तरह से सरकार का कॉन्फिडेंस लग रहा है, क्या लग रहा है कि उनकी जीत बहुत जल्दी, मतलब उनकी जीत सुनिश्चित है? वो ये मान रहे हैं कि आंदोलन पर इतनी, मतलब कोई अपनी गंभीर राय ना रखना, आंदोलन को बहुत हल्के में लेना, तो वो सोच रहे हैं, समझ चुके हैं कि हमें जीतना तो ऐसा ही है। अब वो कौन सा फार्मूला है जिसकी वजह से इतने दिन से वो जो शहादत हुई है किसानों की, उसे भी इग्नोर कर? इनके अंदर जो है, ये मोदी जी जो हैं, इनके अंदर बेशरम आत्मविश्वास है। एक होता आदमी के अंदर आत्मविश्वास, इनके अंदर बेशरम आत्मविश्वास है, चरित्र नहीं है। अरे ऐसे ही इन्होंने बेशर्मी अपने कार्यकर्ताओं को करने के लिए छोड़ दी। तो ये अपनी खींच उतार रहे हैं, किसान आंदोलन को देख के अपनी खींच उतार रहे हैं। लेकिन ये आंदोलन लंबा चलेगा। अब की बार किसान तय कर चुका है, और जब तक इसे जो है ध्वस्त नहीं कर दिया जाएगा मोदी सरकार को। और मेरा तो ये कहना है, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ, मेरा ये कहना है, अपने तमाम 40-42 अपने जो हमारे नेता हैं, जो इस संगठन का आंदोलन चला रहे हैं, और अब खाली ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, इन्हें वापस कराने की बात नहीं है। अब सत्ता परिवर्तन की मांग उठानी चाहिए। सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं हो जाएगा, ये लोहिया जी के हमने सुना है, कहीं पढ़ा हुआ लिखा हुआ देखा है, लोहिया जी ये कहा करते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। जब उन पर अन्याय होगा, चाहे अगले दिन अन्याय शुरू हो जाए, बराबर संघर्ष और विपक्ष जिंदा रहना चाहिए। और आंदोलन, धरना प्रदर्शन अब की बार हमारा जो है भारतीय किसान यूनियन के नरेश टिकैत जी, राकेश टिकैत जी, गौरव टिकैत जी के नेतृत्व में इतना लंबा चलेगा। अब की बार किसान हार मान के वापस नहीं जाएगा, चाहे कितना भी संघर्ष हमें करना पड़ जाओ। अच्छा, सरकार, अमित शाह जी कई मंचों पर ये कहते रहे हैं कि हम तो 50 साल राज करेंगे। 50 साल तो इंदिरा गांधी ने भी सपने देखे थे इमरजेंसी में। और नहीं, औरंगजेब ने 50 साल शासन किया था। मैं इतिहास का स्टूडेंट रहा हूँ। औरंगजेब ने 50 साल शासन किया था। इंदिरा गांधी ने भी ये सपना देखा था कि मैं 50 साल जिंदा रहूंगी, और जब तक ये जो इमरजेंसी में जेल गए हैं लोग, ये वहाँ मर जाएंगे और इनके बच्चों की दाढ़ी भी ज़मीन पर आ जाएगी। लेकिन 3 साल बाद, 2 साल में ही उसे सत्ता छोड़नी पड़ी। तो ये जो इनका अहंकार बोल रहा है, जनता के हाथ में, प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन जो है सब कुछ होती है। जनता फैसला कर चुकी है, जागरूक हो चुके हैं लोग। एक भी आदमी इनके बारे में क्यों नहीं बोल रहा है? बिना पैसे के, बिना किराए के इनके साथ आने के लिए सड़कों पे क्यों तैयार नहीं है? इनके किसान कहाँ गए? अगर इनके किसान आएंगे, इनके कार्यकर्ता पैसे के बल पर, झंडों के पैसे, ट्रैक्टर के पैसे, खाने के पैसे, दारू के पैसे लेके तब वे गाँवों से निकलेंगे। और यहाँ सब अपनी अपनी मर्जी से ट्रैक्टर पर खाना लेकर आ रहे हैं लोग। ये फंडिंग का पैसा नहीं है। हर ट्रैक्टर में कोई ना कोई सामान है, हर ट्रैक्टर में किसान का अपना डीजल है। अगर कोई ये साबित कर दे कि किसी भी ट्रैक्टर में, जितने ट्रैक्टर, यहाँ 2 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर आए हैं, मोदी जी और अमित शाह जी ये साबित कर दो किसी भी ट्रैक्टर में डीजल को उस फलाने आदमी ने गिरवाया। किसान अपने आप कलेक्शन करा के अपने अपने ट्रैक्टरों में अपने आप डीजल डाल के ला रहे हैं, अपने आप। वो अपने पैसे से, जो अपने खर्चे से, जो अपना खर्चा कम करके यहाँ खाना और जो भी सामान लेकर आ रहे हैं वो लेकर आ रहे हैं। और इनके आदमी कभी भी, किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी के, विपक्ष के भी लोग भी किराए से आ रहे हैं आजकल। एक सवाल और है जो काफ़ी चैनलों पर ये डिबेट में पूछा जा रहा है और जिस पर चर्चा चल रही है, मेरा भी वह सवाल है, कड़वा है और आखिरी सवाल है। लोग कह रहे हैं कि जितने आंदोलन अब कर रहे हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, लेकिन जब ये खाप पंचायत करते हैं तब, और वहाँ पर जो फैसले लेते हैं, तब इनके लिए वो संविधान देश का खत्म हो जाता है। नहीं, संविधान काहे को खत्म हो जाएगा? ये हमारी परंपरा है इस देश की। खाप पंचायतों में जो फैसले होते हैं वो हमारी परंपरा है।
संविधान तो ये भी कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कह रहे हैं, अब भाई बहन से शादी कर लो, एक गोत्र के लोग एक गोत्र में शादी कर लो, एक गांव का आदमी एक गांव में शादी कर लो। लेकिन साइंस इस बात को सिद्ध कर चुकी है, ये सिद्ध कर चुकी है कि ये जो बीमारियां फैल रही हैं, जिन वंशों में जिन परिवारों में ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं, वो उन लोगों में ज़्यादा बीमारी है जो एक गोत्र में शादी कर रहे हैं या एक ही जगह शादी कर रहे हैं। शादियां दूर होनी चाहिए, दूसरे गोत्रों में शादी होनी चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, ये वेदों में पुराणों में लिखा हुआ है। और अब ये सरकार पे क्या कहा दें क्या ना कहा दें, ये तो वेदों में पुराणों में था। और शादी नज़दीक नहीं होनी चाहिए, एक गोत्र में नहीं होनी चाहिए, एक समाज में नहीं होनी चाहिए। तो ये खाप पंचायत फैसला नहीं ले रही हैं। खाप पंचायतों ने जो फैसले लिए हैं वे सही लिए, और ये इनके कहने की बात है। जब इनके बराबर में रहने वाला इनका भतीजा इनकी किसी की नेता की लड़की को लेकर भागेगा, तब ना ये पत्रकार बोल लेंगे ना ये बोल लेंगे। आज दूसरों के बच्चों के साथ में इस तरह की घटनाएं हो रही है, तो ये उसे कह रहे हैं संविधान के खिलाफ है। संविधान के खिलाफ इन्होंने काम किया है। पार्लियामेंट में, प्रजातंत्र में, पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए थी विपक्ष से, स्टैंडिंग कमेटी के पास रिपोर्ट जानी चाहिए थी, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से सलाह लेनी चाहिए थी, ना वो ली गई है, ना किसान प्रतिनिधियों से पूछा गया है। किसी भी वर्ग के लिए अगर कोई कानून बनता है तो उस वर्ग से, चाहे मजदूर वर्ग है, चाहे आपके ये पत्रकार हैं, चाहे कोई खेल से संबंधित है, उस वर्ग के लोगों से सलाह ली जाती है। इन्होंने किसी से सलाह नहीं ली, तो संविधान की हत्या इन्होंने की है। चौधरी साहब की और महात्मा गांधी की, महात्मा गांधी का गोली 1950 में नहीं लगी है, चौधरी साहब का स्वर्गवास 1987 में नहीं हुआ है। चौधरी साहब के, महात्मा गांधी के सिद्धांतों की हत्या उस दिन हुई है जिस दिन किसानों पे पानी की बौछार छोड़ दी गई है, किसानों पर लाठीचार्ज किया गया, किसानों पर गोलियां छोड़ दी गई हैं। हम ये मान रहे हैं कि किसानों की, चौधरी साहब की, चौधरी चरण सिंह की हत्या 1987 में नहीं, उस दिन हुई है जिस दिन उन्होंने लाठीचार्ज किया। उन्हें अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी का गोली उस दिन नहीं लगी है, उस दिन लगी है जिस दिन उनके किसानों के खिलाफ इस तरह के अत्याचार हुए हैं। मानवीय अधिकारों का हनन किया है इन्होंने, आम जनता के साथ अन्याय किया है। तो हम ये मान रहे हैं महात्मा गांधी के सिद्धांतों की हत्या जब हुई है, वो जब नहीं हुई, आज हुई है, जब इन्होंने हम पे जुल्म और अत्याचार ढाए हैं। ये किसानों के साथ अन्याय कर रहे हैं। अगर किसान ये तय कर लेगा मुझे अपने लिए अन्न पैदा करना, अपने लिए दूध पैदा करना, ये मान नहीं रहे हैं। अगर मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की बात सुने, उतना अन्न पैदा करो, उतना दूध पैदा करो, उतनी सब्जी पैदा करो जिससे हमारा काम चल जाओ, तब इन्हें पता चल जाएगा। 1965 में ये कटोरा लेके भीख मांग रहा था हिंदुस्तान, अनाज नहीं था, दूध नहीं था, कोई सामान इनके पास नहीं था। अगर देश के किसानों ने यहाँ अब देश आत्मनिर्भर बना दिया और दूसरों को अनाज, दूध और फल भेज रहा है, तो ये कह रहे हैं कि ज़्यादा पैदा कर दिया। तो ये कायदे में तो किसानों को कोई ना कोई बच्चा हर किसान के घर से कहीं ना कहीं बिजनेस में, नौकरी में, व्यापार में है। हमारा काम चल जाएगा, हम सब्जी भी अपने लायक पैदा करें, दूध भी अपने लिए पैदा करें, अन्न भी अपने लिए पैदा करें। इसलिए मेरा तो ये कहना है, ज़्यादा पैदावार मत ना करो, अपने लिए पैदा करो। इन्हें पता चल जाएगा जब कटोरा लेके भीख मांगेंगे विदेशों में।